हाँ तो गाइज़, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड ईयर के S1 जिस सब्जेक्ट का नाम है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। इसमें जानेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में कैसे लिखा जाए। तो ऊपर हेडिंग आप देख लिए होंगे कि समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा का मतलब क्या है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि किसी भी स्क्रिप्ट या स्टोरी का निचोड़ निकाल कर एक नाम दिया जाता है, जैसे समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। इसी को पूरी की पूरी किताब में बताया गया है। तो शॉर्टकट में मैं बताना चाहता हूँ, आप मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहें। तो देखते हैं समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा का मतलब क्या होता है। समकालीन का मतलब होता है वर्तमान काल या वर्तमान समय में होने वाला कोई काम, उसे समकालीन कहते हैं। भारतीय का मतलब आपको पता है, भारत में बसने वाले लोग। समाज का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे सभी वर्गों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। शिक्षा उसे कहते हैं जो पुस्तक या शिक्षक के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे विद्या, ज्ञान, तालीम। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, ये परिचय है। जैसे आप अपने बारे में परिचय देते हैं, वैसे ही हर सब्जेक्ट, हर विषय का एक खुद का एक परिचय होता है। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 क्या है हम लोग का? समकालीन भारतीय समाज में चुनौतियाँ और शिक्षा। इसके अंतर्गत आता है विविधता। विविधता का मतलब होता है डिफरेंस, विभिन्नता, मतलब अलग अलग तरीके के। हम लोग को भी पता है कि भारत में सभी क्षेत्र के लोग अपने अपने क्षेत्रीय भाषा को बोलते हैं। उनकी जीवन शैली अलग होती है, उनके रहन सहन, उनके खाने पीने का विशेष, मतलब कि जाति धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, उसे ही विविधता कहते हैं। ठीक है। असमानता का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि स्कूल है और स्कूल में सभी वर्गों के, सभी कम्युनिटी के लोग आते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पे अगर एक शिक्षक अगर ये कहे कि नहीं, जो छोटे वर्गों के लोग हैं, जो छोटे जाति के लोग हैं, वो एक अलग जगह बैठें और जो उच्च कोटि के लोग हैं वो एक अलग जगह बैठें, तो वहाँ पे क्या हो गया? असमानता हो गया। और ये असमानता किसने किया? एक शिक्षक ने किया, जो नहीं होना चाहिए, उसे ही असमानता कहते हैं। ठीक है। वंचना का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से वंचित रहना। ठीक है। तो मान लीजिए कि वैसा वर्ग जो अपने अधिकार से वंचित रहे, चाहे वह जाति या भाषा के माध्यम से हो, उसको हम अपेक्षित वर्ग या अभी वंचित वर्ग भी कहते हैं। और इसे ही हाशिए का समाज भी कहते हैं। हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाशिए समाज क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर किया होगा, याद आया होगा। अब देखते हैं समाज में सत्ता, वर्चस्व और शक्ति। सत्ता और शक्ति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्त। सत्ता का मतलब होता है पद, यह एक ऐसा संगठन होता है जिसमें कानूनी तरीके से काम किया जाता है, उसे ही समाज में सत्ता। समाज में सत्ता क्या होता है? मान लीजिए कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, कोई वार्ड है, कोई पंचायत समिति है, तो इन लोगों का क्या है? एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, सत्ता है। तो ये अपना कानूनी तरीके से जो है अपने पद का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सत्ता कहलाता है। वर्चस्व शक्ति के लिए कोई भी संगठन का या कोई भी कार्यालय नहीं होता है। जब तक आप में बोलने या बल के दम पर कुछ करना आ जाए या करते हो, उसे वर्चस्व या शक्ति कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? मान लीजिए उसी समाज के कुछ लोग हैं जो पढ़ लिख करके शिक्षित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया उनको, और मान लीजिए कि सत्ताधारी लोग अगर कुछ गलत करता है अगर समाज के अंदर में, तो उसी समाज से कोई बंदा निकल करके उसका प्रतिरोध करता है, मतलब उसके खिलाफ में खड़ा हो जाता है बोलने के लिए कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो एक गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। और समता समानता क्या होता है? इक्विटी और इक्वलिटी होता है। ठीक है। तो हमारे सरकार की तरफ से बताया गया, जिसको जैसी ज़रूरत उसको वैसा मदद मिलना चाहिए। ठीक है। या जिम्मेदारी के तौर पर पैसा देना,
मान लीजिए कि एक स्कूल है, उसमें चपरासी भी चपरासी भी काम कर रहे हैं और एक प्रधानाध्यापक भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को क्या है कि अलग अलग उसका वेतन, उसकी सैलरी जो है मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसके काम के अकॉर्डिंग सरकार उसको पैसा देने का फैसला लिया है। उसे ही समता और समानता कहते हैं। ठीक है। सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा। आदर्श ग्राम समाज बनाने के लिए हमें शिक्षक के द्वारा शिक्षा लेना होगा सही से, और इसके दौरान हमें जानना होगा कि कौन सा अधिकार हमको सरकार के द्वारा दिया गया, ताकि अगर हम वह अधिकार न मिले तो न्याय के लिए हम समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर सत्ताधारी लोगों से आवाज़ उठा सके, जिसको बोलते हैं जस्टिस फॉर सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 क्या है? शिक्षा के समकालीन मुद्दे। समकालीन का मतलब आपको बताया मैंने, वर्तमान समय जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो उसमें क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं शिक्षा के। आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण जैसे ही नाम आता है, इससे मालूम चल जाता है कि ये परिवर्तन और अपडेट की बात कह रहा है। जैसे भौतिक संसाधन उपयोग में परिवर्तन आधुनिकीकरण कहलाता है। मान लीजिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस अच्छा भी है और बुरा भी। आधुनिकीकरण के माध्यम से शिक्षा में आसान माहौल तैयार किया गया ताकि रुचिकार हो, सभी बच्चे आनंद लेते हुए पढ़ सके, जिससे उसे संज्ञान में वृद्धि हो सके। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में पहले हम लोग क्या करते थे, श्यामपट्ट से स्मार्ट बोर्ड पे आ गए और कहीं कहीं पे प्रोजेक्टर आ गया। इंटरनेट के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं, रिजल्ट चेक कर लेते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स मोबाइल पे स्कैन करके रख लेते हैं, जिससे ईजिली कैरी हो जाता है। हम हाल में देखें, कोरोना काल के समय सभी स्कूल बंद थे, तभी सभी बच्चे मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास ले रहे थे और वहीं से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ये सब क्या है? आधुनिकीकरण है। ठीक है, तो लिख लेंगे आप। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण के नाम से ही मालूम चलता है, वैश्वीकरण विश्व में कोई भी देश किसी अन्य देश के साथ मिलजुल कर किसी भी वस्तु या सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ का जो है सो कोई चीज़ बाहर वाले देश में इंपोर्ट किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, और वहाँ से किसी और देश से जो है सो अपने देश में कोई भी चीज़ वहाँ से मंगवाया जा रहा है, तो ये क्या होता है? एक आर्थिक स्थिति जो है सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी तरह ठीक सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा। पहले समाज में मकान कच्चे थे, अब पक्के हो गए। आप देख रहे होंगे बचपन से। भाषा व्यवहार भौतिक तकनीक अच्छा हो गया, समाज में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गया, चाहे वो खाने पीने से लेकर के सारी चीज़ों में अब समाज में परिवर्तन आ गए हैं। पहले बहुत सारी जगह पे मॉल वगैरह नहीं हुआ करता था, अब मॉल वगैरह बन गया, सब कुछ हो गया ना, तो समाज में क्या है? अब परिवर्तन आ गया। तो लिख लेंगे आप। शिक्षा क्या है? शिक्षा में भी देख सकते हैं, इसके लिए विद्यालय में अच्छा माहौल या वातावरण देंगे, हक और अधिकार को बताएंगे, आधुनिकीकरण को लाएंगे। आधुनिकीकरण बता दिए, जो भी टेक्निक होता है उसमें अपडेट किया गया है, उस चीज़ों को हम कोशिश करेंगे लाने की अच्छे से। जैसे कि श्यामपट्ट के बाद जो है स्मार्ट बोर्ड हो गया, स्मार्ट बोर्ड के बाद क्या बोलते हैं, ये हो गया, तो समझ लिए आप, प्रोजेक्टर हो गया। तो इन सारी चीज़ों को क्या हो गया कि लाया गया। ठीक है, उसी तरह एक क्वेश्चन और है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का महत्व। ठीक है, तो शिक्षा मिलने से उसका अधिकार पता होगा कि सरकार क्या दे रहा है, जिससे हम अपने अधिकार की मांग सके सत्ताधारी सदस्य से। जैसे उसके बाद निःशुल्क शिक्षा लेना 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। शिक्षक का योगदान से परिवर्तन, क्या क्या योगदान होना चाहिए शिक्षक का, एक वही सब है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का महत्व। अब आता है शिक्षा में गुणवत्ता। गुणवत्ता को हम खासियत या खूबी कहते हैं। शिक्षा की खासियत यह है कि अगर विद्यालय के भवन, भौतिक संसाधन, शिक्षक रुचिकार, लैब या साफ सुथरा क्लासरूम, बेंच, खेल का संसाधन, मध्य भोजन हो तो शिक्षा में मन लगाकर बच्चे पढ़ते हैं। अगर इसके विपरीत हो तो बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें हो गया, समझे। तो सार्वजनिक बनाम निजी शिक्षा, ये दोनों क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल है और कोई प्राइवेट स्कूल है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? तो सार्वजनिक होता है गवर्नमेंट और निजी शिक्षा होता है प्राइवेट। ठीक है दोस्त, तो जैसे सार्वजनिक में क्या है कि निःशुल्क विदाउट
भेदभाव मतलब कि बिना पैसा दिए हुए एडमिशन हो जाता है, और 6 साल से लेकर 14 साल तक जो सरकार बताया गया है सरकार के द्वारा कि कोई भी पैसा वहाँ पे स्कूल में नहीं लगता है, नियम सरकार का होगा, उसी को फॉलो करना होगा। लेकिन निजी शिक्षा जो होता है, प्राइवेट स्कूल, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपना संगठन होता है और जो संगठन के डायरेक्टर होते हैं उनका ओन डिसीजन होता है, और वहाँ पे पैसे के बदले में कुछ न कुछ देना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं इनके बदले में। यही होता है निजी शिक्षा। समान विद्यालय व्यवस्था क्या होती है? एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे बिना भेदभाव किए समान रूप से शिक्षा देना सभी वर्गों के बच्चों को। ठीक है, समझ गए। अब यूनिट 3 क्या है? शिक्षा के राजनीति एवं संवैधानिक संदर्भ। शिक्षा क्या है? ऐसा कोई विधि या ज्ञान जो हमें एक जंतु से मानव या इंसान बनाता है, उसे ही शिक्षा कहते हैं। जाहिर सी बात है कि पहले हम साक्षर नहीं थे, निरक्षर थे, अनपढ़ थे, जाहिल थे, लेकिन अब पढ़ लिख करके क्या हुआ कि हम साक्षर हो गए। ठीक है। लोकतंत्र के माध्यम से भारत में शिक्षा दिया जाता है। राज्य और प्रदेश मुख्यमंत्री की देखरेख में शिक्षा प्रदान की जाती है। हर राज्य का जो है सो मुख्यमंत्री अपना अपना जो है क्या बोलते हैं शिक्षा प्रणाली, अपना नियम जो है सो लागू करते हैं। वही चीज़ हो गई। शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का मतलब क्या होता है? जन जन को शिक्षित करना। यह एक ऐसा स्लोगन है जिससे हमारे समाज में लोग मोटिवेट होकर अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे और वे निरक्षर से साक्षर होंगे, मतलब कि अनपढ़ से पढ़े लिखे हो जाएंगे। यही हो गया सार्वभौमिकरण। राष्ट्र के विकास में शिक्षा का योगदान। हमें सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देते हुए उनके अधिकार बताएंगे, जिससे वे सोचेंगे विकास को लेकर। अगर कोई राष्ट्र के हित में गलत करेगा तो वह आवाज़ उठा सके या उठाएंगे। ठीक है। उसी तरह यूनिट 4 हो गया शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं। मतलब हर शिक्षा का हो गया क्या, एजुकेशन जो है या समाज सोसाइटी, इन लोगों का क्या है, कुछ ना कुछ अपेक्षा होता है कि मान लीजिए कि कोई समाज है और उन समाज के बीच में बहुत सारे घर हैं, समुदाय है, स्पेशली उसके लिए स्कूल होता है, विद्यालय होता है, तो इन दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। हमारे समाज की अपेक्षा हमारे विद्यालय के शिक्षक से बहुत होती है कि वे हमारे बच्चों को अच्छा ज्ञान दें। ठीक है, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छा भविष्य में कुछ कर सकें। हमारे विद्यालय के शिक्षक एक आदर्श समाज के आदर्श नागरिक का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या है, आर्थिक सुधार का शिक्षा पर प्रभाव। पहले हम लोग के परिवार का सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम था, तो महंगाई कम थी। अभी रोज़गार बढ़ गया तो आज भी परिवार का इनकम अलग अलग है। जिसका कम है उसी के हिसाब से अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, उनके लिए किताब, ड्रेस, बैग, जूता, पेन, पेंसिल इत्यादि खरीदते हैं। लेकिन जिसका परिवार का आमदनी ज़्यादा होगा उनका लाइफ स्टाइल सबसे अलग होगा। ठीक है, वो आपको भी पता है। माध्यम भाषा क्या होता है? माध्यम भाषा का मतलब ये होता है मातृभाषा। मान लीजिए कि अगर कोई भी बच्चा अगर विद्यालय जाता है तो सबसे पहले क्या सीखता है? वो अपने घर में मातृभाषा सीखता है। मातृभाषा सीख करके ही विद्यालय में एंट्री करता है। तो एक चैलेंज आता है टीचर के लिए भी, शिक्षक के लिए भी, कि सभी मतलब के धर्म के लोग या सभी विशेष वर्गों के लिए अलग अलग मातृभाषा लोग सीखते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद जो है एक टीचर के लिए होता है कि 30 बच्चे हैं, 30 में कम से कम 15-20 ऐसे होते हैं जो अलग अलग उनका मातृभाषा होता है। और तो उनको लिए चैलेंज ये होता है कि उन सभी को एक साथ एक समान लेकर के चला जाए, समझे कि नहीं। तो उसके बाद उसके द्वारा उन लोगों के मतलब संज्ञान कर करके उनको समझाया जाए, ताकि वो बच्चे अपने से जो सीख करके मातृभाषा आए हैं यहाँ पे किसी तरह उनको एक कन्वर्ट कर करके एक अच्छा जो है सो शिक्षा प्रदान दिया जा सके एक शिक्षक के द्वारा। वही माध्यम भाषा होता है। समाज में नवाचार। नवाचार का मतलब क्या होता है कि नया चीज़ क्या हुआ है, अपडेट। जैसे टेलीफोन से स्मार्टफोन आ गया, विद्यालय में नए भवन का निर्माण हो गया, पहले बहुत पुराने थे, दुकान के साथ साथ एक बड़े बाजार का निर्माण हो गया। यही सारी चीज़ें हैं। विकास के लिए शिक्षा। सरकार के द्वारा दिए गए अधिकार को जानना, या मध्याह्न भोजन जो बीच में मतलब कि मिड डे में जो मतलब कि हम लोग को खाना मिलता है स्कूल के अंदर में, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, यही सारी चीज़ें हैं विकास के लिए शिक्षा, इसके अंदर आ जाएगा। तो आप बना लेंगे। यूनिट 5 में क्या है, विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ। ठीक है ना। कोई भी
स्कूल है और एजुकेशन है, इनकी कुछ ना कुछ नीतियाँ होंगी, कुछ ना कुछ मतलब प्री प्लान कुछ ना कुछ कर रखे होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। जैसे विद्यालय शिक्षा का विकास, इसमें पहले की स्थिति बहुत लाचार थी, सही विद्यालय भवन नहीं थे, हर स्कूल में लाइब्रेरी नहीं थी, शिक्षक की कमी थी, संसाधन की कमी थी, लेकिन अब इसका विकास होते हुए दिख रहा है। जैसे भ्रमण आप देखते होंगे स्कूल में जो है सो भ्रमण कराया जाता है, टूर के लिए ले जाया जाता है, स्मार्ट बोर्ड का यूज होने लगा, चार्ट पेपर पर चित्रित अ आ इ ई ये सब चीज़ें लिखी रहती है ऑलरेडी पहले से। कार्टून के द्वारा समझाया जाता है बच्चों को, फील्ड होता है, कैंपस होता है वहाँ पे खेलने के लिए। दूसरी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, जिस विधि से अगर ना समझ में आए तो दूसरी विधि का टीचर इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को रुचि लेकर के पढ़ने में आसानी हो। पुस्तकें आ गई है, नई नई लैब हो गए हैं अच्छे से। मान लीजिए कि कोई ऐसी बुक नहीं है हमारे पास तो वो लैब प्रोवाइड करा देती है हमको। बिल्डिंग, भवन, वातावरण, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा आपको पता है, जो सभी वर्गों को, सभी विशेष वर्गों को एक साथ मिला जुला करके पढ़ाया जाए और प्रेम से पढ़ाया जाए, किसी में भेदभाव ना किया जाए, वो समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब आ गया शिक्षा नीतियाँ। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2001 और 2 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा बताया गया 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त, मतलब बोले तो फ्री में प्रोवाइड करना है। मध्याह्न भोजन करवाना है ताकि सभी बच्चे मतलब खाना पीना वहाँ पे मिल जाए तो भूखे नहीं रहें, तो अच्छे से रुचि लेकर के पढ़ाई कर सके, यही है। और यहाँ पे अब आ गया मीना मंच और NCF BCF, ठीक है। तो NCF का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है, वो राष्ट्र जो है सो उनकी देख रेख करता है, समझे कि नहीं, जो मतलब कि एक नेशनल लेवल पे सारी चीज़ें होती है इनमें, ठीक है। और BCF का मतलब होता है कि बिहार लेवल पे सारा चीज़ किया जाता है। तो बिहार पाठ्यक्रम योजना होता है इसका मतलब, समझे। तो बिहार पाठ्यक्रम योजना क्या होता है कि हर सरकार जो, जैसे बिहार के सरकार है, इनका जो मतलब शिक्षा प्रणाली जो होगा वो इनके हिसाब से चलेगा, ठीक है। इनके हिसाब से कुछ ना कुछ नियम में बदलाव होगा, वही हो गया BCF, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। मीना मंच क्या होता है? मीना मंच विद्यालय में बालिकाओं के लिए एक ऐसा मंच है जो उन्हें अपनी बात को खुलकर कहने के अवसर देता है। यह बालिकाओं को शिक्षा से जुड़ने, नियमित विद्यालय आने पर लिंग आधारित भेदभाव सजग रहने में प्रोत्साहित करता है। मान लीजिए कि कोई मीना मंच के द्वारा एक बालिका है कोई, तो वो अपनी बातों को रखती है खुले दिल से, ठीक है, सारी चीज़ों को, कि आज के समाज में हमें लिंग के तौर पे कि नहीं तू लड़की है, तू नहीं कर सकती है ये चीज़, तो ये गलत है। तो इसके खिलाफ जो है वो अपना मीना मंच साझा करते हुए वो समझाती है सारी चीज़ें कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ किसी लड़के के बराबर में सारा काम, ठीक है, आप समझ गए। उसी तरह ठीक अब आ गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर एक सामान्य कोड के साथ अन्य लचीले घटकों पर आधारित एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है। इसमें खासकर सभी बच्चों को निःशुल्क तथा नामांकन ज़्यादा लेने और 14 वर्ष तक सभी बच्चों को स्कूल में रोक कर रखना, इसका ये है क्या है, इसका दायित्व है। पाठ्यक्रम की बोझ को कम करने पर बल दिया जाता है। पाठचर्या क्या है? देखिए, इसमें हम प्रीवियस क्लास के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए नए क्लास के टॉपिक का निर्माण करना या पूरा का पूरा प्रॉब्लम को समाधान निकालते हुए क्या करना है कि प्री प्लान करना है कि कब कैसे बच्चों को ज्ञान देना है, गतिविधि के माध्यम से प्रश्न बनाना है, बाहरी जीवन से ज्ञान को जोड़ना, रुचि ध्यान में रखना, बाल केंद्रित कार्टून के द्वारा जो है हम अपनी पाठचर्या को बच्चे को समझाना, ये सब क्या होता है पहले से प्री प्लान होता है सारी चीज़ें कि कैसे हम अपनी पाठचर्या। आप दिनचर्या का नाम सुने होंगे। दिनचर्या का मतलब क्या होता है कि आप पूरी दिन में क्या करते हैं, पहले से सारी चीज़ें शेड्यूल बनी होती है कि हाँ हमको आज अभी 10 बजे उठ करके हमको कहाँ जाना है, नहीं जाना है, सारी चीज़ें। उसी तरह पाठचर्या का भी एक प्री प्लान होता है कि हमको पाठ के द्वारा क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। उसी तरह आ गया मूल्यांकन। बच्चों ने संपूर्ण विषय में कितना ज्ञान हासिल किया, यह कहलाता है मूल्यांकन। कि मान लीजिए कि कोई टेस्ट होता है टीचर के द्वारा, मोहन 20 में से 15 अंक प्राप्त करता है और सोहन 20 में से 10 अंक प्राप्त करता है, आरोहन 20 में से 12 अंक प्राप्त करता है। तो इसका क्या होता है, एक टेस्ट के द्वारा मूल्यांकन कर लिया जाता है कि कौन बच्चे में कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है सीखने की, और कौन कितना सजग है पढ़ने के प्रति।
उसी तरह सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की गतिविधि करवाते हैं हम लोग। एक एक को बुलाकर एक्टिविटी करवाना किसी एक टॉपिक पर, जैसे बुक, प्ले, टूर, जनरल नॉलेज चेक करते हैं, वह सतत व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए कि हम सभी बच्चों को जो है एक एक कर करके स्टेज पे बुलाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे बुलाते हैं और उनको पूछते हैं किसी भी चीज़ों के बारे में कि वो कितना अपने आप को अंदर में नॉलेज रखता है और कितना नॉलेज है बंदा, और वो उस नॉलेज के आधार पे कितना आंसर कर सकता है। उन सारी चीज़ों की क्या करते हैं, चेक करते हैं। वही सतत व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। तो जो भी क्वेश्चन प्रश्न पूछे तो इसी से आधारित, इसी से रिलेटेड होगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, सारी क्वेश्चनों का आंसर जो है यहाँ पे दे दिया गया है नोट के तौर पे। इस वीडियो को देखिए अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर दूसरी बार देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आंसर लिखना है सारे क्वेश्चनों का, जो हमारे समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, उनमें। ठीक है, एंड में हम यही कहेंगे, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।